नमस्कार साथियों। आज हमारे अध्ययन का विषय है विश्व की प्रमुख जनजातियों में से एक भूमध्य रेखीय वन प्रदेश के निवासी पिग्मी लोग। बताना चाहूंगा, विश्व के अनेक भागों में आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। आदिवासी लोग यानी परिवारों का वह समूह या कहें एक ऐसा मानव समुदाय जो अपने आप को वर्तमान सभ्यता से दूर रखते हुए अपनी परंपराओं, व्यवसायों, जीवन शैली आदि को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। यानी वह मानव समुदाय जो बाह्य संसार या कहें आधुनिक दुनिया से पृथक रखते हुए, अलग रहते हुए, जिसकी अपनी परंपराएं होती हैं, एक निश्चित जीवन शैली व संस्कृति होती है, उसको वे लोग जीते हैं। बताना चाहूंगा, इन आदिवासी लोगों का एक सामान्य नाम होता है। ये एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं और इन लोगों की प्रकृति में गहरी आस्था होती है या कहें प्रकृति से इनके घनिष्ठ संबंध होते हैं, क्योंकि अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण से ये लोग अपनी आवश्यकता की सभी प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं इन आदिवासी लोगों की प्रकृति पर अत्यधिक निर्भरता होती है और प्रकृति में इनका अटूट विश्वास होता है। इस प्रकार प्रकृति इन आदिवासी लोगों के जीवन का मूल आधार है। तो इसी क्रम में आज हम भूमध्य रेखीय वन प्रदेश के निवासी पिग्मी लोगों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पिग्मी लोगों के निवास क्षेत्र के बारे में। तो बताना चाहूंगा, ये लोग अफ्रीका महाद्वीप के भूमध्य रेखीय वर्षा वनों के निवासी हैं। अक्षांशीय रूप से देखें तो ये लोग भूमध्य रेखा से 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य फैले हुए वनों में बिखरे रूप में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और जहां तक इनके मुख्य निवास क्षेत्र की बात है तो ये लोग इन वर्षा वनों में, जिसे कांगो बेसिन के नाम से जाना जाता है, इस कांगो बेसिन के पूर्वी भाग में कांगो की एक सहायक नदी है इतुरी नदी, उसके तटीय क्षेत्र में निवास करते हैं। यानी इतुरी नदी का तटीय क्षेत्र इनका मुख्य निवास क्षेत्र है, जहां ये बड़ी तादाद में रहते हैं। इसके अलावा राजनीतिक रूप से देखें तो ये पिग्मी समूह के लोग पश्चिम में गैबन देश से लेकर के कांगो, युगांडा, कुछ अंशों में रवांडा, बरूंडी देशों तक ये पाए जाते हैं। पिग्मी लोगों से मिलते जुलते शारीरिक लक्षण वाले लोग दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस और न्यू गिनी के वन क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, जिनके शारीरिक लक्षण पिग्मी लोगों से काफी हद तक मिलते हैं। ठीक है, दिए गए मानचित्र में पिग्मी का निवास क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है और आप देख सकते हैं पिग्मी लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखीय वर्षा वनों वाला भाग है, जिसे कांगो बेसिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस भूमध्य रेखीय वर्षा वन वाले भाग में कांगो और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, जिनमें प्रमुख नदी कांगो है, इसलिए कांगो बेसिन के नाम से जाना जाता है। और राजनीतिक रूप से देखें तो पिग्मी लोगों का निवास क्षेत्र या कहें पिग्मी लोग पश्चिम में कैमरून, गैबन, कांगो पीपुल्स रिपब्लिक, जायरे, युगांडा, रवांडा, बरूंडी आदि देशों में पाए जाते हैं। ठीक है, और अक्षांशीय रूप से देखें तो ये लोग
भूमध्य रेखा के दोनों ओर 3 डिग्री उत्तर से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इनका निवास क्षेत्र है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पिग्मी जनजाति के लोग जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहां का प्राकृतिक वातावरण कैसा है। तो सबसे पहले बात करेंगे जलवायु के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, पिग्मी लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में फैले भूमध्य रेखीय वर्षावन है। ठीक है, और इनके निवास क्षेत्र की जो जलवायु है वह उष्ण आर्द्र प्रकार की है, यानी वर्ष भर तापमान भी उच्च रहता है और वार्षिक वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है। वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच तक होती है, जबकि तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना रहता है। और बताना चाहूंगा, पिग्मी लोगों का निवास क्षेत्र यानी अफ्रीका में फैले भूमध्य रेखीय वर्षावन भूमध्य रेखा के समीप है। ऐसे में साल भर यहां सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं और वार्षिक तापांतर न्यून पाया जाता है। पिग्मी लोगों के निवास क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियों में है कांगो, इतुरी और कसाई। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया, पिग्मी लोगों के निवास क्षेत्र की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है, तो ऐसे में यहां धरातल लगभग तर रहता है, यानी यहां धरातल गीला रहता है, क्योंकि प्रतिदिन कुछ न कुछ अंशों में वर्षा होती है। ऐसे में धरातल हमेशा तर बना रहता है। और जैसा कि आप जान चुके हैं, उष्ण आर्द्र जलवायु होने के कारण या कहें उच्च तापमान और अधिक वर्षा के कारण यहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिनमें खासकर रोजवुड, महोगनी, सिनकोना, गटापार्चा, एबोनी, ताड़, रबर आदि प्रजातियों के वृक्ष उगते हैं। और इन वनों में कई तरह के विषैले व हिंसक जीव भी निवास करते हैं। इस प्रकार आपने पिग्मी लोगों के निवास क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण के बारे में जाना। ठीक है, अब हम बात करेंगे पिग्मी जनजाति के लोगों के शारीरिक लक्षणों के बारे में। तो विद्वान लोग इन्हें निग्रिटो प्रजाति से संबंधित मानते हैं। और पिग्मी जनजाति के लोगों का शारीरिक कद बहुत ही छोटा होता है। इनके बाल छल्लेदार होते हैं, त्वचा का रंग गहरा काला होता है, नाक इनकी चौड़ी होती है, साथ ही चपटी होती है, होंठ इनके मोटे और बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, और इनका जो माथा है वो भी बाहर की ओर निकला होता है। ये वो मुख्य शारीरिक लक्षण है पिग्मी जनजाति के लोगों का, और इनका संबंध निग्रिटो प्रजाति से है। ठीक है, और जहां तक पिग्मी जनजातियों के मुख्य वर्गों की बात करें तो इनके 4 प्रमुख वर्ग हैं। आप देख सकते हैं, एक मबूती, तवा, बिंगा और गसेरा। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में पिग्मी जनजाति के प्रमुख वर्गों के बारे में एक लघुतरात्मक या अति लघुतरात्मक प्रकार का सवाल पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आपके सामने दिए गए चित्र में आदिवासी पिग्मी समुदाय के लोगों को दिखाया गया है। और जैसा कि मैंने बताया, पिग्मी लोगों का शारीरिक कद बहुत ही छोटा होता है। और चित्र में देखकर आप भलीभांति समझ सकते हैं कि इन लोगों का शारीरिक कद नाटा होता है, यानी ये लोग नाटे कद के होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आखेट और वन्य उत्पादों के एकत्रण के बारे में, जो कि पिग्मी जनजाति के लोगों के जीवन यापन का प्रमुख आधार है। यानी आप समझ चुके हैं कि वन्य जीव जंतुओं का शिकार करना और वनों में मिलने वाली वस्तुओं का एकत्रण करना, यह पिग्मी जनजाति
के लोगों की आजीविका निर्वाह का प्रमुख आधार है। और बताना चाहूंगा ये लोग कुशल शिकारी होते हैं, यानी पिग्मी जनजाति के लोग शिकार करने की कला में बहुत ही दक्ष होते हैं। जहां तक छोटे जानवरों के शिकार की बात है तो ये लोग या तो अकेले या फिर एक दो साथी मिलकर कर लेते हैं, किंतु हाथी जैसे विशाल जीव के शिकार की बात करें तो ये लोग समूह में मिलकर उनका शिकार करते हैं। शिकार सामान्यतः हाथी को घेर करके और उस पर जहरीले तीरों का प्रहार करके या तो उसे घायल कर दिया जाता है या उसे अंधा कर दिया जाता है, और उसके उपरांत बर्छी आदि जो उनके पास हथियार मौजूद हैं उनसे बार बार हमला करके प्रहार करके उसको मार देने में सफल हो जाते हैं। कई बार सोए हुए हाथी को भी घेरकर जहरीले तीरों से घायल करके उसको मार देते हैं। जहां तक पक्षियों के शिकार की बात है तो ये लोग पक्षियों का शिकार साधारण किस्म के जो तीर होते हैं उन तीरों से करते हैं। ठीक है। पिग्मी लोग पेड़ों पर चढ़ने में प्रवीण होते हैं। ये लोग बंदरों की भांति पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर घूमते फिरते रहते हैं। बताना चाहूंगा भूमध्य रेखीय वर्षा वनों के वृक्ष अत्यधिक सघन रूप लिए हुए होते हैं। इसके अलावा ये लोग पशु पक्षियों की बोलियों की नकल करने में भी माहिर होते हैं, यानी पिग्मी जनजाति के लोग तरह तरह के पशु और पक्षियों की बोलियों की भी नकल कर लेते हैं, और ऐसा करके ये लोग पशु पक्षियों को अपने मार्ग से भटका देते हैं और मौका पाकर उनका शिकार कर लेते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया पिग्मी लोग शिकार के अलावा वनों में प्राप्त होने वाले या वनों में मिलने वाले जंगली उत्पाद जैसे कंद मूल फल आदि का भी एकत्रण करते हैं और उनसे अपनी आजीविका निर्वहन करते हैं। इसके अलावा ये लोग अपने निवास क्षेत्र के तालाबों, झील, नदियों आदि जल स्रोतों से मछलियां भी पकड़ते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे वस्तु विनिमय के बारे में। बताना चाहूंगा पिग्मी लोग जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उनके समीप बंटू किसानों की बस्तियां भी होती हैं और जिनसे इन लोगों का वस्तु विनिमय होता रहता है, यानी वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। यह क्रिया मूक रूप में संपन्न होती है, यानी साइलेंट ट्रेड। और इस मूक व्यापार के तहत पिग्मी लोग रात में बंटू बस्ती में जाकर एक निश्चित स्थान पर पत्ते आदि में लिपटा मांस रखकर आ जाते हैं। उसके पश्चात बंटू लोग आकर के उस को ले लेते हैं और बदले में उनकी आवश्यकता की वस्तु, यानी पिग्मी लोगों की आवश्यकता की वस्तु केले आदि फल या कृषि उपज आदि रख देते हैं और जिसे पिग्मी उठा लाते हैं। ठीक है। दोनों वस्तुओं की मात्रा या कहें मूल्य बराबर होने के कारण मूक व्यापार लगातार चलता रहता है। जब कभी पिग्मी लोगों को वस्तु के बदले उपयुक्त मात्रा में वस्तु नहीं मिलती है तो ऐसे में ये लोग नाराजगी प्रकट करते हैं और तब तक उस स्थान से वे वस्तु को उठाकर नहीं ले जाते जब तक उस वस्तु में और मात्रा नहीं बढ़ा दी जाती है। मात्रा बढ़ा देने के पश्चात ही पिग्मी लोग वहां से उस वस्तु को उठाकर लाते हैं। इस प्रकार बंटू किसान और पिग्मी समुदाय के लोग ये दोनों
अपने लंबे व्यक्तिगत अनुभवों से एक दूसरे की आवश्यकताओं को जानते हैं। जब कभी पिग्मी लोगों के साथ छल कपट किया जाता है या कहें उनको वस्तु के बदले उपयुक्त मात्रा में वस्तु नहीं मिलती तो ये क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधवश कई बार बंटू किसानों की हत्या तक कर देते हैं। तो इससे एक डर बना रहता है और इसी डर से ये मौन व्यापार चलता रहता है। अब हम बात करेंगे पिग्मी जनजाति के लोगों के भोजन के बारे में, पता करेंगे इनके भोजन में कौन कौन से पदार्थ शामिल हैं। तो बताना चाहूंगा, शिकार से प्राप्त अनेक प्रकार के पशु पक्षियों का मांस, मछलियां, वनों से इकट्ठे किए गए कंद मूल फल आदि पिग्मी लोगों का मुख्य भोजन है। इसके अलावा ये लोग चींटियां, चींटियों के लार्वे और मधुमक्खी का शहद भी खाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, वस्तु विनिमय के दौरान बंटू किसानों से प्राप्त वस्तुएं भी इनके भोजन का हिस्सा होती हैं। और ये लोग मांस को कच्चा भी खा लेते हैं और भूनकर भी खाते हैं। इसके अलावा इन लोगों को पशुओं का रक्त पीना भी पसंद है, यानी जब पशु का शिकार करते हैं तो उसका खून भी पी लेते हैं। जब ये लोग बड़े पशु का शिकार करते हैं या कहें बड़े पशु का शिकार मिलने पर भरपेट भोजन करते हैं। बेशक ये नाटे कद के हैं, लेकिन बताना चाहूंगा एक पिग्मी एक बार में 50 से 60 केले तक खा जाता है। लेकिन कई बार शिकार नहीं मिलने की स्थिति में इन्हें भूखे भी रहना पड़ता है। इस प्रकार यदि शिकार मिलेगा तो भोजन मिलेगा, नहीं तो भूखे ही रहना पड़ेगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे पिग्मी जनजाति के लोगों द्वारा काम में लिए जाने वाले औजार या उपकरणों के बारे में। तो आप देख सकते हैं इनका सबसे बड़ा जो औजार है वह है धनुष बाण। बताना चाहूंगा, और जैसा कि आप जान चुके हैं, धनुष बाण का प्रयोग ये लोग शिकार के दौरान करते हैं और बड़े शिकार या कहीं बड़े जीव का शिकार जहरीत तीरों से करते हैं, जबकि छोटे जीव का शिकार साधारण तीरों से करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं इनके पास एक बांस की तुम्बी भी होती है। यह तुम्बी पानी भरने के भी काम आती है और साथ में पानी पीने के बर्तन के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इनके पास औजार के रूप में एक बांस या बैत का डंडा भी होता है जो बहुउपयोगी होता है। इसके अलावा ये कई तरह के पत्थर के औजार भी बनाते हैं जो चीर फाड़ आदि करने में काम में लिए जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे पिग्मी जनजाति के लोगों की वेशभूषा के बारे में। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पिग्मी जनजाति के निवास क्षेत्र की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है, यानी साल भर तापमान भी अधिक रहता है और वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है। ऐसे में यहाँ उमस वाली दशाएं होती हैं और इन दशाओं में वस्त्रों की आवश्यकता कम होती है। पिग्मी जनजाति के लोगों के शरीर का ऊपरी हिस्सा प्राय नग्न होता है और पिग्मी जनजाति के पुरुष और स्त्रियां अपनी कमर पर पेड़ों की छाल, पत्ते और पशुओं की खाल आदि को बांधते हैं। और बताना चाहूंगा ये लोग कई तरह के बीजों से बनी करगनी बांधते हैं, पेड़ों की पत्तियों आदि से बने आभूषण भी पहनते हैं, सर पर ये कई तरह के पक्षियों के पंखों से बना मुकुट भी पहनते हैं। इसके अलावा पिग्मी लोगों की जो स्त्रियां हैं वो बांस से बना कंगा
अपनी कमर पर धारण करती है और जो इस जनजाति में बीमारियों से सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पिग्मी जनजाति के निवास गृह के बारे में। पता करेंगे कि इन लोगों के आवास कैसे होते हैं और किस तरह की निर्माण सामग्री उनमें काम में ली जाती है। तो बताना चाहूंगा, ये लोग एक घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, भोजन आदि की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसे में इन लोगों को एक स्थान पर स्थायी घर बनाकर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पिग्मी जनजाति के लोग जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहां की जलवायु उष्ण आर्द्र है। ऐसे में साल भर यहां पर धरातल या कहें यहां का धरातल गीला रहता है, तर रहता है और जमीन पर कई तरह के हिंसक और जहरीले जीव भी अधिकता में पाए जाते हैं। ऐसे में ये लोग पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर झोंपड़ी तैयार करते हैं और इस झोंपड़ी का व्यास सामान्यतः 2 मीटर का होता है और इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर के आसपास होती है। और कुछ दलदली या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ये लोग जमीन पर पेड़ों की शाखाओं को गाड़कर या कहें पेड़ों की बल्लियों को गाड़कर उन पर एक मचान बनाते हैं या कहीं ढांचा बनाते हैं और उस ढांचे पर झोंपड़ी तैयार करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पिग्मी लोगों के घरों की जो निर्माण सामग्री है वो वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ी व पत्ते आदि हैं। ठीक है, अब आपके सामने दिए गए चित्र में लकड़ी पत्ते आदि से बनाए गए पिग्मी लोगों के घर दिखाए गए हैं और आप देख सकते हैं किस तरह ये लोग लकड़ी और पत्ते आदि से अपने घर तैयार करते हैं। इनके घर सामान्यतः जंगल के बीच में खाली पड़ी भूमि पर या फिर कुछ पेड़ों को काटकर खाली जगह तैयार कर लेते हैं और उस खाली भूमि में ये अपने घर बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पिग्मी लोगों के सामाजिक संगठन या कहीं सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो बताना चाहूंगा, पिग्मी लोगों का सामाजिक संगठन बेहद ही साधारण प्रकार का होता है। इनमें मुखिया का अभाव भी होता है और आपसी जो लड़ाई झगड़े हैं ये सामान्यतः बातचीत से सुलझा लेते हैं। ये लोग नृत्य प्रेमी भी होते हैं, यानी नाचने गाने के बड़े शौकीन होते हैं। खासकर बच्चों के जन्म पर ये लोग वन देवता को प्रसन्न करने के लिए नाच गान का आयोजन करते हैं, साथ में पशु बलि भी देते हैं। और इन लोगों में एकल और बहु विवाह का भी प्रचलन है। और बताना चाहूंगा, पिग्मी लोग अंधविश्वासी भी होते हैं। ये जादू टोना करना और भूत प्रेत में भी गहरा विश्वास रखते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया, पिग्मी लोग कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। ये लोग या कहें इन लोगों की याददाश्त इतनी तेज होती है कि सघन जंगलों में ये कभी रास्ते से नहीं भटकते। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया, ये पशु पक्षियों की नकल करने में भी माहिर होते हैं, यानी ये तरह तरह के पशु पक्षियों की बोलियों की नकल कर लेते हैं। पिग्मी लोग उन समुदायों में से आते हैं जो प्रकृति के सर्वाधिक नजदीक है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, पिग्मी लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखीय वर्षावन है। ये लोग युगों युगों से विषम तथा कठोर पर्यावरणीय दशाओं में अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। साथ ही ये लोग अपने पर्यावरण को बगैर क्षति पहुंचाए सदियों से उसका उपयोग करते आ रहे हैं। इन लोगों से हमें प्रकृति में आस्था
और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण की सीख मिलती है। साथ ही हमें इस बात का भी जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है कि किस तरह मनुष्य विषम तथा कठोर पर्यावरणीय दशाओं में अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन बताना चाहूंगा, अफ्रीका में यूरोप के उपनिवेशिक विस्तार से इनके निवास क्षेत्र यानी भूमध्य रेखीय वर्षावन निरंतर कम होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। इससे न केवल इनका निवास क्षेत्र कम होता जा रहा है, बल्कि इनके आजीविका के स्रोत भी सीमित होते जा रहे हैं। इसके अलावा इन लोगों का बाह्य लोगों से भी संपर्क होता जा रहा है। ऐसे में इन पे कई तरह के हमले होने से इनकी संख्या साल दर साल कम होती जा रही है, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। हमें इनके बचाव के लिए प्रयास करने होंगे। ठीक है। अंत में आप सभी का धन्यवाद।